हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल आईसीएसई स्पेशल जो बनाया गया है आप लोगों के लिए उसमें स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी क्लास 9th का आईसीएसई का केमिस्ट्री डिस्कशन कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका जो डिनोबली है उसका सिलेबस है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आ रहा है। चैप्टर 3 जो वाटर है वो नहीं आ रहा है इस बार, लेकिन जो लोयला स्कूल्स वगैरह है उसमें आ रहा है। तो चैप्टर 3 का टेंशन नहीं लीजिएगा, चैप्टर 3 उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लोयला स्कूल का एग्जाम्स वगैरह है वो बाद में है। ठीक है, तो पहले हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर 4 उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग के पास जो फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसमें, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, फिर आइसोटॉप्स, ऑक्टेट रूल, एटम का डेफिनेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, एटम किसे किसे मिलकर बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिट, 2n स्क्वायर रूल, ऑक्टेट रूल, केमिकल एक्टिविटी का क्या रीजन है, आइसोटॉप्स क्या होता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का आइसोटॉप्स के बारे में बात करना है। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका डेफिनेशन, कोई भी जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरह से बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन, और वहां पर भी जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, कौन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, उसका एग्जांपल देखेंगे। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरह से हम लोग को एग्जांपल देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, एमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन। ठीक है, तो आपने सिलेबस देखा। ठीक है, स्टार्टिंग में सिलेबस का स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, बुक में आपको मिलेगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ना नहीं है हम लोग को। आपको जे जे थॉमसन मॉडल मिलेगा, रदरफोर्ड मॉडल मिलेगा, आइंस्टीन मतलब जो बोर्स के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो सब थ्योरी हम लोग को नहीं पढ़ना है। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो हम लोग को बेसिक बेसिक जो चीज पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप इस चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपका हो जाएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनका भी बहुत अच्छे से तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो देखिए, एलिमेंट के बारे में बात किया जाता है हम लोग का। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ना ही डिकम्पोज कर सकते हैं, सिर्फ उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ही होता है। ठीक है, एलिमेंट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। टोटल कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, कल हम लोग बात किए थे। तो क्या समझे हम लोग, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है और प्योर सब्सटेंस होता है, जिसको ना ही फिजिकल मेथड और ना ही केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ना हीटिंग के द्वारा, ना ब्रेकिंग के द्वारा, ना इलेक्ट्रिसिटी पास करके। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान देना है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन होता है। क्या होता है, रेडिएशन होता है। ठीक, अब रेडिएशन क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा यूरेनियम का, थोरियम का, ठीक है, रेडियम का, सबसे क्या होता है, एनर्जी का रेडिएशन होता है, टूटते रहता है वो। जैसे बॉम्ब वगैरह जब बनाया जाता है उस समय इसका यूज होता है। अब एटम के डेफिनेशन में आते हैं तो एटम को माना जाता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यदि कोई सब्सटेंस है हम उसको तोड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, उसी को क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है। ठीक है, तो वही है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट that exhibit all the properties of that element. It may or may not exist independently but take part in every chemical reaction. एटम जो है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट का, जो सारा प्रॉपर्टी शो करता है, और ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एटम्स होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो देखिए एटम का स्ट्रक्चर को समझना हो तो सबसे पहले समझिए कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों ओर कौन घूमते रहता है, इसके चारों ओर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम को फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानना हो तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बारे में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई माइनस या फिर -1 E0। ये बेसिकली इसका मास को डिनोट करता है और ये इसका चार्ज को डिनोट करता है। जो 0 लिखा हुआ बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, मास को, और जो -1 लिखा हुआ बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज का जो वैल्यू है उस तरह से उसको हम लोग मान रहे हैं। देखिए चार्ज इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हो गया, इसका मास हो गया 1/1840 टाइम्स। ठीक है, यू किसे प्रोटॉन से बहुत कम मास होता है इसका, इसलिए मास को नेग्लिजिबल मानते हैं हम। ठीक है, इसका मास है देखिए 9.1 × 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन 1H1 या फिर इसको P प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस इसलिए क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका मास EMU में 1 EMU होता है और हम लोग देखे थे 1 EMU का मास चैप्टर 1 में कि 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। सेम इसी तरह न्यूट्रॉन को यदि हम देखें तो न्यूट्रॉन ये जो लिखा हुआ है इसका चार्ज लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, मास प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, लेकिन यदि एग्जैक्ट कोई पूछे किसका मास ज्यादा है तो याद रखना है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली इक्वल होता है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस बात पर हम लोग बात करेंगे। अब जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे न्यूक्लियस है तो यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ध्यान रखना है। न्यूक्लियस जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो देखिए वही डेफिनेशन सबसे पहला न्यूक्लियस का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब यहाँ पे बेसिकली मॉडर्न थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है कि मॉडर्न थ्योरी अबाउट द एटम इंक्लूड द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। मतलब अभी के समय में यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारा पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो चुका है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ऑर्बिट के बारे में अभी बात की हम लोग कि दे आर इमेजिनरी पाथ्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एक सर्कुलर पाथ और जो इमेजिनरी है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हेनरी मॉसले के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक्सरे के साथ। तो उन्होंने पाया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके साथ ये जो डेटा है वो ज्यादा अच्छा आ रहा है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेसिकली जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन ध्यान रखना है जो प्रोटॉन्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है एक्चुअली में, लेकिन ध्यान रखना है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ एटॉमिक नंबर इज देयरफॉर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रोटॉन के बराबर। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और इसको डिनोट किसे किया जाता है, जेड से। ध्यान रखना एटॉमिक नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूट्रल एटम। देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है तो न्यूट्रल एटम का बात कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि यदि इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा कोई तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि कोई लॉस करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को दूसरा तरीका लिखा जा सकता है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, या फिर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम लोग बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है,
मास नंबर दो चीज से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा मास नंबर। और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। अब यहाँ पे जैसे एक्स को एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जेड और उसके ऊपर में लिखते हैं ए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स है, ये हुआ इसका एटॉमिक नंबर, ये हुआ उसका मास नंबर, ठीक है। जेड जो होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और ए जो होगा वो क्या होगा, मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो मास नंबर होता है उसी से हम लोग को क्या मिलता है, एक्चुअली में एटॉमिक मास के बारे में पता चलता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर फ्रैक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। लेकिन मास नंबर जब मिलेगा तो वो होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अब मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ध्यान देना है, ए जो है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जेड जो है वो क्या है, सिर्फ प्रोटॉन। अब हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, हम लोग तो पता कर लिए कि सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो बोर और बरी नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। इससे बताया गया कि यदि n बराबर 1 सेल है मेरे पास, तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो 2 रह सकता है। कहाँ से, एक फॉर्मूला था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, वो है 2n स्क्वायर। कितना है, 2n स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। अब n को यदि हम 1 रखते हैं, जैसे k सेल है तो k सेल के लिए n बराबर 1 होता है, इसी को फर्स्ट सेल बोलते हैं हम लोग। l सेल है मतलब n बराबर 2 है, सेकेंड सेल है मेरे पास। फिर m सेल है मतलब थर्ड सेल, n बराबर 3 है। फिर मेरे पास n सेल मतलब फोर्थ सेल, n बराबर कितना है, 4 है। तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, 2n स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर 2 इंटू एन के जगह पे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 32। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ताकि वो क्या होगा, स्टेबल होगा। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। मतलब अगला सेल में हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनर वाला सेल फिल्ड नहीं होगा। मतलब धीरे धीरे पहले के भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, फिर एन में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग बात किए कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो 8 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए लिखा है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी होगा फिर भी नहीं रख पाएंगे हम लोग। जैसे एम सेल में कैपेसिटी कितना है, 18, लेकिन यदि एम सेल मेरा आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम लोग, 8 रखेंगे, 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, इवन इट हैज द कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखना है फिर भी रख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला में 2, फिर है 8, फिर अगला में 18 रख सकते हैं। लेकिन जैसे आर्गन का लिखना है हमको, आर्गन के बाद क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम कितना नंबर पर है, 19 नंबर पर। तो पहला में रखे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर रखे 8, तो 2 और 8 हो गया 10। अगला वाले में 9 रख देंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसका कैसे होगा, यदि लिखना होगा 19 का तो 2 8 8 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 8 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह 20 का होगा, तो 20 तक में याद रखना है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगला सेल में 8, फिर एम सेल में 8 और अगला सेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जितना भी एलिमेंट रहता है बेसिकली सब चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करें, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वही लिखा था, आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए केमिकली स्टेबल एटम कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, जिसका पास सिर्फ एक सेल होता है और एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ मैग्नीशियम एटम दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम एटम में क्या है, 12 Mg 24,
ठीक है, 12 नीचे है, इसका मतलब प्रोटॉन कितना है 12, एटॉमिक नंबर भी 12 है। इलेक्ट्रॉन कितना है 12, हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे, 24 माइनस 12, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो फील कैसे होगा ध्यान रखना, पहला में 2 होगा, फिर 8 होगा, 10 हुआ, फिर अगला सेल में 2 होगा, मतलब एक के सेल में, फिर एल सेल में, फिर एम सेल में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखना है, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझा दिए हैं यहाँ पर। अब जो अभी पढ़े थे उसके बारे में यहाँ पे बात कर दिया गया है। 17Cl35 है तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 17 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 है, न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 माइनस 17 कर देंगे, 35 माइनस 17, तो 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब ऑर्बिटल डायग्राम उसी को जो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे उसी के आधार पर बना दिया गया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास पहला सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक बना दिया, अगला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसमें क्या होगा सिर्फ एक होगा, इसमें क्या होगा 2 होगा, इसमें क्या होगा 2 और 1 होगा, फिर क्या होगा 2 2 होगा। जिस तरह से है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी फिल करना है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगला सेल में, अगला बोरॉन है 5 तो 2 और कितना होगा 3, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, उसके बाद अगला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, अगला वाला में कितना होगा 2 और 4 होगा, फिर 2 5 होगा, फिर 2 6 होगा। इस तरह से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये दिया रहेगा तो आसानी से कोई भी सॉल्व कर सकता है। जैसे 8O16 दे दिया, हम क्या बोले प्रोटॉन हो गया 8, इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास 8 और न्यूट्रॉन भी हो गया 16 माइनस 8 मतलब 8। ठीक है, हम क्या बोले कि न्यूक्लियस में कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो 8 प्रोटॉन हो गया और 8 न्यूट्रॉन हो गया प्लस साइन के साथ। ठीक है, क्या क्या हो गया ध्यान देना है, एक देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला देंगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। अब इसके चारों ओर यदि हम बात करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होने वाला है, पहला सेल होगा, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 8, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहला सेल में 2 और अगला सेल में 6, तो पहला सेल लिए फिर दूसरा सेल लिए, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को 2 भरना है, तो पहला में भर दिए 1 इलेक्ट्रॉन, फिर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब कितना भरना है हम लोग को 6, अगला में कितना भरना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 फिल कर देंगे। इसी तरह से 20 तक फिल करना है। यहाँ पे हम बता देते हैं, इसमें 9 है तो 2 और 7 हो जाएगा, 8 2 और 8 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा, फिर से इसी तरह 2 8 3 होगा, 2 8 4 होगा, 2 8 5, फिर 2 8 6 होगा, सेम इसी तरह 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है गेन कर सकता है, मतलब वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे। ठीक है, चैप्टर 1 में था, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां पर भी एक बार देख सकते हैं, चैप्टर 1 का तो रिवीजन हो ही जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं, जो अभी इंपॉर्टेंट फीचर्स था एटम्स के बारे में वही चीज फिर से लिखा गया है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसी के कारण मास होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और उसके चारों ओर कौन घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका जो मास है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, एटम न्यूट्रल होता है इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, और उसका एनर्जी फिक्स होता है। हर एटम में यदि हम बात करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट का हर एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने हिसाब से होता है। अब देखिए जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके आधार पर बात करते हैं, तो एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके आधार पर हम लोग पता करते हैं वैलेंसी। देखिए यहाँ पर हीलियम, ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर नियोन,
सिर्फ बाहर वाला देखना है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब ये सब सब 4 है तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सोचिए लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करना पड़ेगा। हीलियम वगैरह नोबल गैस है, तो जो नोबल गैस है उसका जो वैल्यू मिलेगा किसका, वैलेंसी का, वो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका है, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है। तो लिथियम का 1 हो जाएगा, फिर बेरिलियम का 2 हो जाएगा, फिर बोरॉन का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन का 4 होगा, फिर इसका 3 होगा, फिर इसका 2 होगा, फिर इसका 1 होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से चलते जाएगा 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर होगा 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2, इस तरह से चलते जाए। याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बात किया हम लोग, जो से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब आउटर मोस्ट सेल किसको बोलते हैं, उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। outermost cell of an atom is called valence shell and electron present in its are known as valence electron। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यदि इसमें यदि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो आप क्या क्या बता सकते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले हाइड्रोजन का पूछा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, लेकिन वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 0 है, कंबाइन नहीं कर सकता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। लिथियम का कितना होगा 1, सेम इसी तरह बेरिलियम का कितना होगा 2, फिर कितना होगा 3, फिर कितना होगा इस तरह से 4, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला अलग हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, 7 और 8, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बन जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉन बताना होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, The chemical properties of an element are decided by these valence electrons since they are the ones that take part in chemical reactions। अब जनरली जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। देखिए एलिमेंट विच हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेटल्स। सब क्या है, मेटल्स, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, लॉस करना चाहता है, और लॉस करके आयंस बनाता है। आयंस 2 तरह का होता है, एक होता है कैटायंस और एक होता है एनायंस। ठीक है, तो ई बनाना चाहता है कैटायंस, क्या बनाना चाहता है, कैटायंस बनाना चाहता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो आयंस क्या होता है, आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम का एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली सोडियम के पास पहले 2 8 11 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 8 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले प्रोटॉन कितना था 11, इलेक्ट्रॉन कितना था 11, अब क्या हो गया, प्रोटॉन अभी भी है 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक लॉस होने के बाद 10। अब यहाँ पे सोचिए 11 प्रोटॉन है, मतलब इसके पास एक तरह से प्लस 11 चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस 10 है। अब 11 में से 10 जाएगा तो +1 बचेगा, तो +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर। पहले क्या था 11 प्लस था, मतलब +11 था, फिर 11 इलेक्ट्रॉन था तो -11 हो गया, तो ओवरऑल कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। ठीक है, तो अब Na और Na+, अब इसमें क्या था इलेक्ट्रॉन 2 8 और 1 था, अभी सोडियम आयन बन गया तो 2 और 8 हो गया। इससे क्या होगा, सेल जो है वो कम हो गया, पहले K L और M तक जा रहे थे, K और L में खत्म हो गया। अब यहाँ से साफ साफ बोल सकते हैं कि जो कैटायन होता है, क्या होता है, कैटायन जो होता है उसका जो साइज होता है प्योर एटम से वो कम होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ एटम, दिमाग में बैठा के रखना है। एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है, तो एटम यदि आसानी से लॉस कर दे रहा है तो किसी दूसरा मतलब लॉस किया मतलब खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, जिसको इलेक्ट्रॉन दिया वो रिड्यूस हुआ, इसलिए मेटल्स अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना है। सेम इसी तरह जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 होता है
ये सब जनरली नॉन मेटल्स होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो ये एनायन बनाएगा, क्या बनाएगा, एनायंस बनाएगा। ठीक है, तो देखिए Cl था 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288 हो गया, पहले Cl था, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एनायंस होता है वो अपना एटम से बड़ा होता है। कैटायन के केस में क्या था, कौन बड़ा था, कैटायन छोटा था और एटम बड़ा था। एनायन के केस में क्या होगा, एनायन बड़ा हो जाएगा और एटम छोटा हो जाएगा। अब नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, इसका मतलब बहुत आसानी से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। जिससे वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसको ऑक्सीडाइज कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, ऑक्सीडाइज कर दिया होगा। इसीलिए हम लोग नॉन मेटल्स को बोलते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, व्हेन एन एटम चेंजेस टू आयंस नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, ध्यान रखना है आयंस में बनेगा तो प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है। दूसरा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिमेन सेम, सिर्फ चेंज होता है तो एक और वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन, क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज होता है, इस पे बात करना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात किया गया है। देखिए, एलिमेंट विथ वैलेंस शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन and helium with 2 electron cannot gain or lose electron, so they are chemically inactive and are called inert gas or noble gas। जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये सब क्या होगा, पहले से स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी का बात करते हैं तो वैलेंसी का पहले बात हो चुका है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो वैलेंसी के बारे में बात हो चुका है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एटम जो होता है वो केमिकल एक्टिविटी क्यों शो करता है, क्या रीजन है। तो इसका मेन कारण ये है कि वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे देखिए, हम लोग भी किसी के जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई नेता बनना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है, क्योंकि उसको उसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। अब वो स्टेबल कैसे होगा, नोबल गैस के जैसा बनने से। ठीक है, इसलिए हर कोई चाहता है कि नोबल गैस के जैसा बन जाए। तो देखिए, नोबल गैस में कौन कौन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है। यहाँ से क्या आप समझ में आया कि हीलियम को छोड़कर सब ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। डुप्लेट रूल फॉलो करने का मतलब क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, नोबल गैस किसको बोलते हैं। और ये लोग पहले से स्टेबल होता है तो इन लोग का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, 0 होता है। मतलब ठीक है, किसी से कंबाइन होना नहीं चाहता, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट फॉलो करेगा, बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन आता है बाकी सब क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि केमिकली एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो 8 से इलेक्ट्रॉन कम होता है या 2 से इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो देखिए वही चीज लिखा था, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट अदर देन द इनर्ट गैस कंबाइन इसलिए होता है बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल एंड टेंड टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनकम्प्लीट होता है तो वो लोग क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए तो वही है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। समझ में आ गया। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा या फिर शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही उसका क्या बताएगा, वैलेंसी बताएगा। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन लॉस करना, गेन करना, इसी प्रोसेस में उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है और यहाँ से एक बॉन्ड आ जाता है। देखिए, a force of attraction developed between atoms which bind them together to form molecules, this force is known as chemical bond। या फिर केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन यहाँ से ध्यान में रख लेना है। A chemical bond may be defined as the force of attraction between the two atoms that bind them together as a unit called molecules। एक दूसरे को बांध के रखता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आइसोटोप्स का। क्या बात करते हैं, आइसोटोप्स का। क्या होता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स
वैसा एटम्स के बारे में बात किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन सबसे पहले आप याद रखिए, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ का आइसोटोप्स दिया हुआ है हाइड्रोजन का, देखिए 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, 1 2 3 है। सेम इसी तरह यहाँ पे 6 है, इसका 12 13 14, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, कार्बन का आइसोटोप्स है, फिर क्लोरीन का आइसोटोप्स है 17Cl35 17Cl37। इसी तरह ऑक्सीजन का है 8O16 8O18, सेम उसी तरह पोटेशियम का है 19K39 और 19K41। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का बात करते हैं तो सबका अलग अलग नाम है। जो 1H1 है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, ये जो प्रोटियम लिखा हुआ 1H1 को बोलते हैं। यह ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, यह 1D2, ठीक है। इसी को 1S2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है। फिर अगला है ट्रिटियम, तो ट्रिटियम है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1T3, ठीक है। वही चीज यहाँ पे समझाने का काम किया गया है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1H1 है, ये 1H2 है, 1H3। कैसे पता चला 3 है, तो देखिए 1+2 है, 1+1 है और यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी लॉस हो गया, सोचिए ये भी लॉस हो गया, तो उसका सिर्फ क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा, ठीक है। अब आइसोटॉप्स इसी तरह हाइड्रोजन का हो गया तो कार्बन का भी होगा आइसोटॉप्स। लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, पहले बता चुके हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। डायग्राम देख के बता सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखिए 6 + 6 12 है, मतलब मास नंबर 12 हो गया। 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। यहाँ पर 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 + 8 14 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कार्बन 12 13 और 14। सेम इसी तरह क्लोरीन का बात करते हैं हम लोग। क्लोरीन का भी दो आइसोटॉप्स होता है, एक 35 का और एक 37 का, 17Cl35 और 17Cl37। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को काउंट कर सकते हैं इसमें भी आसानी से। अब आइसोटॉप्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये सेम एलिमेंट का आइटम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह से होगा, ठीक है। तो क्या सेम होगा आइसोटॉप्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। क्या डिफरेंट होता है, तो देखिए मास नंबर अलग होता है। मास नंबर अलग होने से उसका एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक मास अलग होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब में चेंजेस देखने को मिलता है। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर केमिकली अलाइक, मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। देखिए आइसोटॉप्स अभी बोले थे डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इट। देखिए एग्जांपल दिया है, जो प्रोटियम है 1H1 है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 20.38 केल्विन। वही ड्यूटेरियम का है 23.5 केल्विन। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, हायर द मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ आइसोटॉप्स है जैसे ट्रिटियम, कार्बन 14, ये सब में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज पाया जा रहा है मतलब वहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। तो वही बोल रहा था, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई कॉज देम टू बी अनस्टेबल, सो द न्यूक्लियाई ब्रेकअप, मतलब न्यूक्लियाई टूटने लगता है। अब टूटने से रेडिएशन होता है, यहीं से जो सब्सटेंस जिसमें रेडिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और आइसोटॉप्स में जिससे रेडिएशन होता है उसको हम लोग रेडियो आइसोटॉप्स बोल देते हैं, जैसे कार्बन का 14 वाला और हाइड्रोजन का 3 वाला, ट्रिटियम वाला, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ अनस्टेबल रेडियो आइसोटॉप्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो आइसोटॉप्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ध्यान रखना है। तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में और अलग अलग डिजीज कैलकुलेट करने। कार्बन 14 का जो यूज होता है वो एज निकालने में होता है, हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल जो मटेरियल है उसका एज कैलकुलेट करने में होता है।
यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स है यूरेनियम 235 उसका यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में। आयोडीन का जो आइसोटॉप्स है आयोडीन 53 131 इसका यूज करते हैं गोइटर जो होता है घेंगा नाम का एक बीमारी, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड से जब थायरोक्सिन हार्मोन का लीकेज होता है उसके कारण बेसिकली आयोडीन का कमी से होता है गोइटर। अगला है रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जिसका यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में पता लगाने के लिए कि अंडरग्राउंड में कोई भी ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और या फिर वाटर पाइपलाइन लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जैसे 75% 35 पाया जाता है, 25% वाला 37 पाया जाता है, तो 75% इंटू 35 कर लेना है प्लस 25% इंटू 37 कर लेना है, दोनों का वैल्यू लेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास, और उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 35.5। ठीक है, 75% मतलब क्या हो जाएगा 75/100 इंटू 35, 25/100 इंटू 37, 25 या 75, 2500 के 100, 25 से कम 25, 2500 के 100, इसको सॉल्व कर लेना है। 105/4 है प्लस 37/4, 142/4। अब सेम इसी तरह आइसोबार्स है, तो आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स का उल्टा होता है। आइसोटॉप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोबार्स में यदि हम बात करते हैं तो मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आर्गन और कैल्शियम देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 18, इसका 20। यहाँ पे क्रोमियम और आयरन का यदि बात करते हैं, देखो 54 और 54 वाला लिख रहा है, ऐसे आयरन का 56 होता है, ठीक है, 56 वाला भी पाया जाता है इधर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं। तो एक बॉन्ड को अच्छे से समझ लेना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है, और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर रहा होता है। एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, मतलब यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक लिया एक दिया, तो जो लिया उसके ऊपर आया माइनस चार्ज, जो दिया उसके ऊपर आया प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से लोग दोनों जुड़ जाता है स्ट्रांगली। ठीक है, तो एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट जो मेटल्स होगा 1 2 3 वैलेंसी वाला, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, जिसके कारण इन लोग दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11, मतलब 2 8 और 1। आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन का कितना है, 2 8 और 7, 2 2 4 2 6 और 1 7 आउटर मसल। अब क्या किया, ई उसको दे दिया, तो सोडियम हो गया Na प्लस, तो Cl हो गया माइनस, एक प्लस एक माइनस दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए दे दिया, सोचिए बस यही चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। आयन क्या होता है हम उसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग पहले, कैटायन और एनायन। अब Na से Na प्लस बना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, सेम इसी तरह Cl से Cl माइनस बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब मिलता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए वही चीज, a cation and anion being oppositely charged attract each other and form a chemical bond. Since this chemical bond formation is due to electrostatic force of attraction, याद रखना electrostatic force of attraction between a cation and an anion is called an electrovalent bond. इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसी का नाम है आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड होगा, जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, किसके थ्रू बनता है, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, उसका उतना वैलेंसी होगा। यदि 1 का करेगा तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। 2 का करेगा तो 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, और जो जितना गेन करेगा उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी उतना हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक होता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है।
अब क्वेश्चन आता है कि आयनिक कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है, एक पे प्लस होता है और एक पे माइनस होता है, एक पे प्लस होता है और एक पे माइनस होता है, तो दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन बन जाता है, इसलिए वो मजबूत होता है अपोजिट चार्ज होने के कारण। कुछ एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2, CaO, KBr, CaCl2। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सीजियम फ्लोराइड, जिसके बारे में बताया गया इज द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड। पूछा जा सकता है एज सीजियम है द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन, सीजियम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करना, फ्लोरीन का मैक्सिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का गेन करना, जिसके कारण बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाता है। मेटल एटम ऑलवेज लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। सेम उसी तरह नॉन मेटल्स with one exception of hydrogen always gain electron to become negative ions। इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनता है हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको बनना है नोबल गैस के जैसा। किसके जैसा बनना है, नोबल गैस के जैसा। अब यहीं पे कुछ कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर देखना है, तो देखिए समझा चुके हैं हम। सोडियम का 2 8 1 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 8 हो गया, उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, कैटायन हो जाएगा। सेम अब यहाँ से कोई बता सकता है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1। और ये किसके जैसा बन चुका है, Na प्लस, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, 10 हो गया, मतलब नियोन के जैसा बन चुका है। अब इसी को हम लोग दिखाएंगे। क्लोरीन के बारे में यदि बात करते हैं तो क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो 2 8 7 होगा। अभी बोले थे एक इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ई किसके जैसा बन गया, ई बन गया आर्गन के जैसा। इसके पास में जो नोबल गैस था नजदीक वाला वो आर्गन था, तो बन गया आर्गन के जैसा। ठीक है, अब एक पे प्लस चार्ज हो गया, एक पे माइनस चार्ज हो गया। ये देखिए, ये जो ऊपर में बनाया हुआ है वो ऑर्बिटल डायग्राम है। जनरली ऑर्बिटल डायग्राम नहीं पूछता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला पूछता है। तो पहले बनाना है पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, इसे कंफ्यूज करने के लिए बहुत टफ है, कोई टफ फुट नहीं है, ध्यान देना। पहला हम 2 बनाए हैं, फिर सोडियम है तो 8 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बनाएंगे, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो सोडियम में Na प्लस हो जाएगा, 2 और 8 इस तरह से प्लस हो जाएगा, और Cl में 2 8 8 हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। अभी दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये लोग जुड़ जाएगा। फिर the cation Na plus and anion Cl minus are attracted toward each other due to opposite electrical charge और कूलम फोर्स existing between them and form an ionic compound। इस तरह से बन जाएगा आयोनिक कंपाउंड। और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा आसान है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन्स वाला, मतलब जो अभी समझे थे NaCl वाला, तो Na के पास बाहर में एक इलेक्ट्रॉन था, एक Cl के पास कितना था, 7 ना दिए, एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो Na पे प्लस चार्ज आ गया और Cl पर माइनस चार्ज आ गया, इसी को हम लोग NaCl बोल दिए। क्या बोल दिए, NaCl, क्योंकि ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर 0 है। Na पर प्लस चार्ज मानते हैं, Cl पर भी माइनस चार्ज ये भी मानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। सेम इसी तरह MgCl2 के लिए बना सकते हैं हम लोग। Mg का 2 8 2 होगा, क्लोरीन का 2 8 7 होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी चाहिए, क्लोरीन ले सकता है 1 ही इलेक्ट्रॉन, हमको कितना क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा। ओके, यहाँ पे पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला दोनों को, मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया और क्लोरीन Cl माइनस हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन था, साथ साथ एक इसको मिला और एक इसको मिला, Mg2 प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे MgCl2 आ गया। सेम इसी तरह CaO का बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का 2 8 8 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन से काम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पर है, तो 2 8 8 2 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसलिए ये 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो ये O2 माइनस बन जाएगा, मतलब 2 और 8 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 और 8, 2 और 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं, एक कैल्शियम
एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Ca2+ बन गया और ऑक्सीजन 2- बन गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें नहीं पूछा जाएगा आप लोग को, उस पर ध्यान रखना है। सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बात किया जा रहा है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज है। नॉन वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, ध्यान रखना है। जैसे NaCl है, नमक, करंट पास नहीं होगा, यही उसको जब पानी में डाल देते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड और इन एक्वस स्टेट। तो जो उसको पिघला देते हैं, तो पिघलाने से क्या होता है, आयन के फॉर्म में टूट जाता है, Na+Cl-, और आयन से क्या करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ध्यान रखना है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फाउंड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। कीवर्ड पे ध्यान देना, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब मेरे पास भी पूरा नहीं है, सामने वाला के पास भी पूरा नहीं है, हम बोलते हैं कुछ समय के लिए तुम ले लो, और वो वाला बोलता है कुछ समय के लिए तुम ले लो, इस तरह से बनता है बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब सोचिए जब शेयरिंग से बन रहा है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, तो वहां पे बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा सा कम मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुआ है और वहां पे क्या हुआ था, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपको कोई चीज कोई हमेशा के लिए दे दिया, ठीक है, तो आप उसको हमेशा याद करते रहेंगे, और आप किसी को कुछ दिए फिर उसके बदले आप कुछ लिए, तो उस तरह से क्या होगा, जो शेयरिंग होने के कारण मतलब यहाँ पे लगेगा कि हम लोग क्या किए हैं, हम उसको दिए हैं, वो हमको दिया है, तो उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो याद रखना है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन तभी होगा मिलेगा जब शेयरिंग करेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 तरह का होता है, सिंगल, कोवेलेंट और ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मतलब एक पेयर हो जाएगा, जैसे एक एटम है और एक दूसरा एटम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे H और H, H का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H का भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका बहुत सारा एग्जांपल और दिया हुआ है मेरे पास, जैसे Cl है, फिर HCl है, NH3 है, फिर CH4 है, मीथेन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। H2O है, वाटर है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। डबल बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली यदि हम बात करते हैं, तो जैसे A है और B है, तो A का 2 इलेक्ट्रॉन और B का 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में शेयरिंग होता है, तो यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पेयर ऊपर में एक पेयर नीचे, तो 2 पेयर्स हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड, A का 3 इलेक्ट्रॉन B के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हुआ मेरा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 3 पेयर है इलेक्ट्रॉन, कितना पेयर है, 3 पेयर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जैसे CO2, ये बहुत सारा एग्जांपल है, C2H4 या फिर O2 सिंपल एग्जांपल है। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, जितना बोले उस तरह से आपको ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है। डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देखिए वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, N2 के बारे में बात किए थे, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी बात होता है कोवैलेंसी का, तो कब कोवैलेंसी क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, उससे हम लोग को मिलता है कोवैलेंसी के बारे में, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यदि 1 का हुआ तो 1 होगा, 2 का हुआ तो 2 होगा, 3 का हुआ तो 3 होगा, और 4 का हुआ तो 4। यहीं से कोवेलेंट कंपाउंड का 2 तरह का पार्ट आता है, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। एक होता है नॉन पोलर और क्या होता है पोलर।
ठीक है। नॉन पोलर मतलब किसी भी तरह कोई पोलैरिटी नहीं है, पोलर मतलब उसके पास पोलैरिटी है। जैसे आपका पास कुछ नॉन पोलर का एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, H2Cl2 O2, ये सब नॉन पोलर कंपाउंड है, मतलब सेम सेम है। जैसे H और H है तो इलेक्ट्रॉन को कौन रख पाएगा, कोई नहीं रख पाएगा। लेकिन यही HCl यदि हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और जिससे खींचेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। देखिए यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप हो गया, मतलब प्लस और माइनस का चार्ज डेवलप हुआ। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, पोलर। अब उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा एक एक करके। ठीक है। Covalent bond is formed when both the combining atoms have 4 or more electrons in their outermost shell. Non-metal exceptions are hydrogen, beryllium. The covalent bonds are said to be polar when the shared pair of electrons are not at equal distance between the two atoms. मतलब दो एटम्स के बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। अब नॉन पोलर में कौन है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन डुप्लीकेट रूल पोलर करेगा, कैसे बनेगा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, समझना है, बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। अब एक हाइड्रोजन क्या बोला कि हमको एक इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए दे दो, मेरे पास हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे दिया ये हाइड्रोजन। तो बगल वाला हाइड्रोजन बोल रहा है तुम भी हमको एक इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए दे दो, मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया H2। ठीक है, अब दोनों H है तो दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं रख पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सेम इसी तरह क्लोरीन है Cl2, यहाँ पर भी सेम केस होगा, Cl होगा। ठीक है, क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अगला क्लोरीन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसको चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ही बोला हमको दे दो कुछ समय के लिए, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। ये भी बोला मेरे पास 7 है, हमको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच में बॉन्ड। बस इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहना है सबका। ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अब इसको दो को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 2 और 6 है। देखिए, और नोबल गैस नियोन है जो इसके पास में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही मांग लेगा। देखिए सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में बनाए हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 था, और यहाँ पे 2 हो गया 6। सेम इसी तरह इसके पास 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 2 6, दोनों आपस में मिल गया, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। सेम इसी तरह नाइट्रोजन के बारे में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन 7 नंबर पर होता है, मतलब 2 और 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 होगा, 3 कॉमन करना है, तो जैसे नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है, और इधर 5, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5। अभी क्या किया कि कुछ समय के लिए हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 था, 3 ले लिया, तो 5 3 8 हो गया। वो बोला कि हमको भी कुछ समय के लिए दे दो, तो 5 था तो और 3 ले लिया, तो 5 और 3 8 हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ये भी नाइट्रोजन है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अब पोलर का एग्जांपल देखते हैं, HCl। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, H के पास इलेक्ट्रॉन है 1। Cl के पास कितना है, 7। हम आउटर मोस्ट शेल का बात कर रहे हैं, ये बोला एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो मेरे पास 2 हो जाएगा। क्लोरीन बोला ठीक है हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास 8 हो जाएगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ठीक है, HCl सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये क्या होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे पोलर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और वो जो क्लोरीन है उसका कैपेसिटी अलग है। सेम इसी तरह वाटर भी होगा पोलर, आप उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, H2O, H2O ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 को चाहिए इसलिए 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसलिए 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है।
ठीक है। ये भी पोलर होगा, सेम उसी तरह अमोनिया ये भी पोलर कंपाउंड होगा, याद रखना NH3 ऐसा कंपाउंड होगा, पोलर होगा, ठीक है। आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें क्या है, कार्बन 4 को क्लोरीन से जुड़ा रहेगा। तो ऐसे तो सिर्फ कार्बन और क्लोरीन पोलर लगता है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और किसी के ऊपर प्लस और किसी के ऊपर माइनस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए बन जाता है नॉन पोलर CCl4। ओवरऑल सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे चल के पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे ना, सब लग रहा है कि 90-90 डिग्री बना लिया, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। याद रखना CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। सेम उसी तरह CH4 जो मीथेन होगा वो भी नॉन पोलर होगा। अब सोचिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड था, 4 को क्लोरीन की जगह 4 को हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मीथेन में। समझ में आया। अब कोवेलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, इसीलिए या तो ये गैस के फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, या सॉफ्ट सॉलिड होगा। ये कंपाउंड वोलेटाइल होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, या फिर मोल्टेन फॉर्म में, मतलब एक्वस स्टेट में पानी में भी डाल दो तो भी उसी तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, मतलब आयन के फॉर्म में टूटता नहीं है, ठीक है। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड पोलर जो नेचर में होता है वो आयन के फॉर्म में टूट सकता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज होता है। दिस कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पिछले वाला पढ़े थे हम लोग, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो डिजॉल्व किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, इस तरह में बेंजीन वगैरह लोग इसको बोलते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। चैप्टर 4 आपका 1 शॉट में पूरी तरह से रिवीजन हो चुका है। अब इसको आराम से रिवाइज हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम लोग इसी तरह के और वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चैनल में बने रहिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।